नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। और आज हम लोग कंपनी का संवैधानिक विकास नामक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें ये जो बुक है इसके पढ़ने का बुक है। इसमें आपको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में आप लोग जान चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें अब देखिए, जैसे 1765 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई मतलब जब हुआ 64 में, उसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान प्राप्त हुआ। जब दीवान प्राप्त हो गया तो इस क्षेत्र पर शासन करने की जिम्मेदारी भी उनकी आ गई। शासन जब शुरू हो गया तो कंपनी में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ गए। कंपनी के पास पैसे का मतलब अभाव दिखने लगा, लेकिन कर्मचारी लोग जो थे बहुत धनिक हो गए थे। जो शासक लोग थे, कंपनी के तरफ से काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा पैसे से मतलब परिपूर्ण हो गए थे। जब भी यहाँ से काम करके ब्रिटेन लौटते थे तो वो लोग राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में पैसे के बल पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उन लोगों को नवाब की संज्ञा दी जाती थी। नवाब एक भ्रष्ट का घोतक था, ब्रिटेन में भ्रष्टाचारी का घोतक था, दुराचारी का घोतक था। तो और ऊपर से नवाब के पास मतलब नवाब कर रहे जो शासक के कर्मचारी थे कंपनी के, उनके पास तो बहुत सारे पैसा और कंपनी के पास पैसा खत्म। कंपनी अपने शासन कार्यों के लिए ब्रिटेन की सरकार से पैसा मांगने लगी कि हम लोग का पैसा नहीं है, आप पैसा दीजिए, वित्त प्रोवाइड कीजिए ताकि हम लोग भारत में शासन कर सकें। अब क्या हुआ, इसके लिए चुपचाप वहाँ के राजा ने एक कमेटी बनाई। कमेटी के सिफारिश पर 1773 ईस्वी का रोल एक्ट आया। ठीक, और 1773 के रोल एक्ट में क्या कहा गया, ठीक, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी ने भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। मतलब यहाँ से कंपनी पर ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ, इसमें आपको बताते हैं मेन काम क्या क्या हुआ, उसको आइए जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए, उसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा निदेशक मंडल पर संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। इतना जानना है। उसके अलावा आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कर रहे हैं। कहानी तो आप लोग का जिम्मेदारी है पढ़ने का, इतिहास थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ने इस दोष को दूर करने के लिए, मतलब भ्रष्टाचार जो हो गया था, सामने थे नहीं थे। और इसके साथ साथ देखिए, इसके पहले आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन, मद्रास, मुंबई प्रांत में ब्रिटेन कंपनी का जो ईस्ट इंडियन कंपनी था उसका शासन स्थापित हो गया था। लेकिन तीनों कंपनी अलग अलग प्रकार से काम करते थे, तीनों आदमी में कोई समन्वय ही नहीं था। तो इस दोष को दूर करने के लिए इस एक्ट में क्या किया गया कि तीनों प्रेसिडेंट के मध्य समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब क्या परिवर्तन किया गया, तो तीनों जो मुंबई और आपको मद्रास जो क्षेत्र है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ला दिया गया, और बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या किया गया, स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक, और बंगाल के जो गवर्नर हैं अब अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक, उसके परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनी, जिसमें निर्णय बहुमत से लिया जाना था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। इस प्रकार से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आप बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही होंगे, वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 73 के पहले गवर्नर कहलाते थे बंगाल के केवल क्षेत्र के। ठीक है, अब प्रथम रॉबर्ट कहलाते थे, आप लोगों को पता है। चलिए, तो इस तरह से याद रखिएगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहने का मतलब है जितने ब्रिटिश क्षेत्र है, मतलब बंगाल हुए, मद्रास हुआ, मुंबई हुआ, उस सब का गवर्नर जनरल। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में क्या किया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे, तो कलकत्ता में। कहाँ पे स्थापना किया गया, तो कलकत्ता में। इसमें मुख्य न्यायाधीश होते थे एक, और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, पूछता है, याद रखिएगा, एलियाज हिम्पे। कौन थे, एलियाज हिम्पे। ठीक, और अन्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या था, चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइड। नाम याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, चैम्बर, लिविंगस्टन, हाइड, लिमेस्टर नहीं याद रहे कोई गरज नहीं है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटेन के सम्राट करते थे। बाकी सब आपको जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है।
तो यहाँ पे आपको 1773 एक के अधिनियम में यही इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे संशोधन अधिनियम 1781, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। जब 1773 ईस्वी के अधिनियम में कुछ कमी रह गई थी, उसमें संशोधन किया गया। इसको बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बंगाल जुडिकेचर एक्ट। इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था? 1781 के मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करना था। ठीक, दोष क्या थे? दोष यही था कि न्यायालय और शासन का कार्य टकरा रहा था। निचोड़ निकालेगा पढ़ने का तो न्यायालय और शासन का जो कार्य होता है, मतलब गवर्नर जनरल का, दोनों टकरा रहे थे, अधिकार क्षेत्र टकरा रहे थे, जिसके कारण संशोधन करके आपको गवर्नर जनरल को ऊपर कर दिया गया, न्यायालय के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया। चलिए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किए गए थे? पिट्स उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इतना बात याद रखिएगा। इस बिल के पृष्ठ पर पहली और अंतिम अवसर था जब एक अंग्रेज सरकार भारतीय मामले पर गिर गई थी। जो मतलब सरकार फॉक्स और आपको लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में सरकार बनी थी, गठबंधन सरकार था। यह बिल जब आया तो बिल पारित नहीं हो पाया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जिसके कारण से सरकार गिर गई। तो प्रथम अधिनियम था और अंतिम भी था, प्रथम और अंतिम दोनों था अधिनियम जिस पर अंग्रेज सरकार भारतीय मामले पर गिर गई हो। ठीक, चलिए, यहाँ पे मेन उद्देश्य हम लोगों को क्या है? तो इसमें 1781 ईस्वी के 1781 मतलब 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में आपको क्या किया गया था? सबको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए बनाए गए थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजनीतिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बाकी सब 1786 अधिनियम के एक्ट, इस एक्ट के बारे में बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। ठीक है, इस एक्ट के बारे में यही है कि जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ से गए, लौटे भारत से, तो उसके बाद कॉर्नवालिस को बोला गया कि आप मतलब गवर्नर बन के जाइए। उनके लिए प्रस्ताव लेकर लाया गया। वो पहले अमेरिका में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर चुके थे। ठीक है, उन्हीं के युद्ध में नेतृत्व में अमेरिका का विरोध, जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे सेना का यहीं कॉर्नवालिस। तो और कॉर्नवालिस का प्रभाव बहुत अधिक था ब्रिटेन सरकार पे। ठीक, तो जब उनको भारत भेजा जा रहा था तो वो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। आप क्या कीजिए कि गवर्नर जनरल प्लस सेनापति दोनों एक ही आदमी को बनाइए, तब हम जाएंगे। तो उनका बात माना गया, बोला गया ठीक है। तो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। इस अध्ययन कौन सा इसे स्वीकार कर लिया गया, तो विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी नहीं दे दिया गया। देखिए, एक तो सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की बात माना गया, प्लस जो परिषद का निर्णय पहले बहुमत से होता था, अब विशेष स्थिति में निर्णय रद्द भी कर सकता है, तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर को दे दिया गया। विशेष सुविधा दी गई। विशेष सुविधा लेके यहाँ पे आए, वो शासन किए, बहुत सारे परिवर्तन भी किए हैं। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट है। कंपनी के अधिकार क्षेत्र को इसके तहत 20 वर्ष के लिए दिया गया था कि चलिए 20 वर्ष तक और शासन कीजिए, आप मतलब व्यापार कीजिए, मतलब 1813 तक व्यापार कीजिए। परिषद के निर्णय को रद्द करने की जो शक्ति कॉर्नवालिस को दी गई थी, अब अन्य गवर्नर जनरल को भी दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले के अधिकारी थे, ठीक है, डायरेक्टर तो आर्थिक मामले हो गए, कंट्रोलर राजनीतिक मामले के, तो उनके अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1793 का 1793 का चार्टर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारत के कोष से मिलने लगा। ठीक, पहले भारत के कोष से नहीं दिया जाता था, और भारत के कोष से, भारत के यहाँ कमाए हुए पैसे से उनका वेतन दिया जाता है। पहले वेतन दिया जाता था ब्रिटेन के सरकार के कोष से। ठीक, चलिए 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, अब 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट 20 वर्ष के बाद समाप्त होने वाला था। तो इसमें इसको
फिर से कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इसके साथ साथ एक कंडीशन रखी गई कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है उसको समाप्त हो गया। अब कंपनी का भारतीय क्षेत्र में व्यापारिक अधिकार रहा नहीं। अब क्या रहेगा, बस चाय का व्यापार कंपनी कर सकती है क्यों, और चीन के साथ व्यापार कर सकती है। बाकी सब जो भी व्यापार होगा, रेशम कोट मसाला सब कोई व्यापार कर देगा। उसके व्यापार के अधिकार को खत्म करके सबको अधिकार करने का अवसर दे दिया गया, सबको व्यापार करने का अवसर दे दिया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद काम किया गया, कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया कि आप लोग शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। अब ये नहीं बोला गया कि आप किस प्रकार की शिक्षा दीजिएगा, किस भाषा में शिक्षा दीजिएगा, ठीक है। तो जिसके कारण से ब्रिटिश लोगों में ही विवाद छोड़ गया। कुछ लोग का कहना था कि आप भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दीजिए, कुछ लोग कहना था कि नहीं अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दीजिए। बाद में मैकाले के नेतृत्व में एक समिति बनी जिसने सिफारिश किया कि अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षा दी जाए, ठीक, जो 1835 ईस्वी के बाद हुआ था। ईसाई मिशनरियों के भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। यहीं से ईसाई लोग भारत में आए और भारत में धार्मिक परिवर्तन को जोड़ दिए। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। मतलब जो भारत में बसना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो लाइसेंस लेके बैठे आए, ठीक। और ईसाई मिशनरी को भारत आने की छूट मिल गई, भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। तो ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों पॉइंट, ठीक। चलिए 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जो है, इसमें क्या है, तो ये जो है अधिनियम जो बना था 20 साल 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट को 20 साल पूरा होने वाले थे। तो ये अधिनियम बना। मैकाले और जेम्स मिल एक राजनीतिक विचारक हैं, ठीक। तो इन दोनों के प्रभाव स्पष्ट रूप से इस पर दिखता है। इस तरह कंपनी का अधिकार क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो चाय और चीनी पर पहले था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब सब लोग सब प्रकार का व्यापार कर सकते थे, ठीक। पहले 1813 में क्या किया गया था कि आप चाय और चीनी, मतलब चाय और चीन से व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार होगा, बाकी सब लोग व्यापार सभी वस्तु पर कर सकते हैं। लेकिन 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत चाय और चीनी चीन से व्यापार करने के अधिकार को भी छीन लिया गया। अब सब लोग व्यापार कर सकते हैं चीन से भी, और चाय का भी व्यापार सब लोग कर सकते हैं। भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, ठीक। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल और अन्य प्रदेशों का गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन आ गए। ये सब लोग इनके अधीन आ गए। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहने लगे, अब भारतीय क्षेत्रीय गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, ठीक, याद रखिएगा। तो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा, विलियम बेंटिक होंगे। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, तो विलियम बेंटिक ही होंगे, ठीक। इस एक्ट के अंतर समय आपको विलियम बेंटिक भारतीय गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। चलिए आगे आते हैं। पहले जो 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के सदस्य मतलब उनको कानून सलाहकार के लिए, मतलब सलाहकार परिषद में जो 4 सदस्य थे 73 में, बाद में संशोधन करके 3 कर दिया गया था। अब फिर चौथा को ला दिया गया। चौथा जो सदस्य होंगे वो कानूनी सदस्य होगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए भारतीय कानून को संचित और संहिताबद्ध करने के लिए, मतलब भारतीय कानून में सुधार करने के लिए आपको एक विधि आयोग का भी गठन करने की बात की गई थी, जो मैकाले के नेतृत्व में प्रथम विधि आयोग बना, ठीक। इसके बाद आते हैं, इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 था। याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण धारा क्या था, कहता था कि जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन, सरकारी नौकरी में भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। मतलब जो पहले क्या था, अंग्रेजों को मतलब पद दिया जाता था, वहाँ पे भेदभाव खत्म कर दिया जाएगा, सबको योग्यता के आधार पर पद देने की बात की गई थी, ठीक। परीक्षा अभी नहीं शुरू होगा, यहाँ पे योग्यता के आधार पर पद देने की बात की गई। अभी बाद में 1853 ईस्वी के एक्ट में परीक्षा के आधार पे आपको लोगों का नियुक्ति होगा, समझे। चलिए 33 ईस्वी के एक्ट में ही दास व्यापार को खत्म करने की बात की गई थी, जिसको 1843 ईस्वी में समाप्त भी कर दिया गया था। चलिए आगे आते हैं हम 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, ये कहता है, आपको मैं निचोड़ बताते हैं। मैं निचोड़ यही है कि नियुक्ति अब क्या होगी, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
1854 ईस्वी की इस योजना को लागू करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का भी नियुक्ति किया गया था। याद रखिएगा, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत ही सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत ही सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन किया गया था, ये बात याद रखिएगा। चलिए, हो गया। 2 बात यहाँ पे याद रखनी है, 54 वाला में, सॉरी 53 वाला में याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के बाद में ब्रिटिश लोग किसी तरह से क्रांति को दबा दिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, महत्वपूर्ण सुधार हुए। ठीक, नवंबर 1958 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा महारानी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा गया। ठीक है, उसमें क्या क्या इस अधिनियम में बोला गया तो आपको बताते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया अभी समाप्त नहीं हुआ है, कंपनी अभी समाप्त नहीं हुआ है, शासन समाप्त हो गया। और शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको आपको 1873 ईस्वी के 1873 के अधिनियम के तहत बोला जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, जिसको 1 साल बाद ही 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया। ठीक, यहाँ पे 1858 ईस्वी में उसका शासन खत्म होते हैं भारत पर। अब शासन किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया गया। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त अधिकार जो थे किनके हाथ में चले गए, भारत सचिव के हाथ में चले गए। अब भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनेगा। ठीक है, अब इसमें 7 सदस्य नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा, 8 सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये सब कोई जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार को भारत सचिव को दे दिया गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। जिस तरह भारत में मंत्रिमंडल होता है, उसी में से वैसे मंत्रिमंडल ब्रिटिश में भी होते हैं। वहाँ पे भारतीय मंत्रिमंडल भी बनाए जाते थे। ठीक, जो मतलब एक मंत्रिमंडल भारत के लिए बनते थे, जिसको भारतीय मंत्रिमंडल कहते थे, जिसका सदस्य भारतीय सचिव होता था। इसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद होता था। इतना बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो ये आपको 58 की एक्ट के तहत एक और व्यवस्था की गई कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ये बात याद रखिएगा कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ठीक, उसके साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का क्या है, तो भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ पे 1858 ईस्वी का जो एक्ट आया था, उसमें केवल गृह सरकार में परिवर्तन किए गए थे, बाकी सब कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे ज़्यादा। और प्रशासनिक परिवर्तन होंगे 1861 ईस्वी के अधिनियम में। यहाँ पे जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद था वो असराय के लिए, और 5वां सदस्य को भी शामिल किया गया, जो विधिवेत्ता होंगे। इसके साथ साथ इस अधिनियम पर कैनिंग ने विभागीय मंत्रिमंडल शुरू किया। मतलब अब मंत्री जो होंगे उनको विभाग सौंप दिया जाएगा कि कृषि मंत्री आपके हाथ में होगा, रक्षा मंत्री आपके हाथ में होगा। इस तरह से 1861 ईस्वी के तहत आपको विभागीय मंत्रिमंडल के कार्य शुरू हो गया। अब मंत्री पद कब बने थे, 1858 के एक्ट के तहत। अब विभाग बांटा गया 61 के तहत। ठीक है, इस प्रकार से भारत में क्या हुआ, मंत्रिमंडल व्यवस्था की मतलब नींव रखी गई। मंत्री पद कब है, 58 में मंत्री, और आपको विभागीय व्यवस्था कब रख दी गई, 61 में कैनिंग के द्वारा। और यहाँ पे अब कैबिनेट मंत्रालय के जो होगा, मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी जाएगी इसके तहत। आगे हम आएंगे। इस अधिनियम के तहत आपको असराय की कार्यकारिणी परिषद में कुछ सदस्य भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक, इतना आप लोग को जानना है बस। इस अधिनियम के अनुसार इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे आइए। हाँ, गवर्नर जनरल को मस्ट भी है। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी, मतलब गवर्नर जनरल अब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। ये बात याद रखिएगा कि 1861 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो 6 माह तक लागू रह सकते हैं, जैसे भारत में भी रहते हैं। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब 1892 ईस्वी का भारत संसद अधिनियम आएगा।
यह अधिनियम भारतीय आंदोलन जो 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था, तो मांग शुरू हो गया था भारतीयों की तरफ से कि आप लोग हमें अधिकार दीजिए, तो उसी के लिए कुछ अधिकार देने के लिए अधिनियम आया था। ठीक, इस अधिनियम में क्या बोला गया था, आगे आते हैं। इस अधिनियम के तहत ही आपको निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुआ था। ठीक, इसी अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी मतलब बढ़ा दिए गए। उन्हें बजट पर अपने विचार करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि वह इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। विचार रख सकते हैं बजट पर कि अच्छा बजट निमन है, खराब है, लेकिन बजट खराब है इसको हटा दीजिए, इस पर आप कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं, या आप बजट के खिलाफ में मत नहीं दे सकते हैं। विचार रखिए, संसद में बोलिए कि खराब है, लेकिन आप मत विभाजन नहीं कर सकते, मतलब बजट के विरुद्ध में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, प्रथम बात बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया, लेकिन आपको वोट देने मत विभाजन करने का अधिकार, मतलब बजट पे के विरुद्ध में कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन करने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक, सार्वजनिक हित के मामले में आप 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम आते हैं। आपको यहाँ पे 1892 ईस्वी का वही अधिनियम उतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। भारतीय परिषद एक्ट 1919, यहाँ मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले जो भारत सचिव थे, अब मिंटो कौन थे, आपको भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के नाम पर इसको भारत परिषद एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। ठीक, इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भारत में उग्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हो रहे थे उसको खत्म करना और कांग्रेस की कुछ मांग को लाना। ठीक, चलिए क्या मुख्य उद्देश्य हुए, तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक, मतलब प्रथम बार सांप्रदायिक पद्धति पर निर्वाचन पद्धति लाया गया। ठीक है, और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई मुसलमानों के लिए, ये बात याद रखिए, मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब क्या था, वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे, मतलब विचार विमर्श तो पहले भी कर सकते थे, अभी कर सकते थे। प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आपको छूट नहीं था, अब प्रस्ताव प्रस्तुत भी कर सकते थे। सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव रख सकते थे, तब प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक, देखिए पहले ये सब मतलब ज़्यादा छूट नहीं था, अब सब छूट मिल गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, मतलब प्रस्ताव भी रख सकते थे। ठीक, प्रश्न भी पूछ सकते थे और आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। पहले क्या था, 92 में आप बजट पे तो बोल सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं, मत विभाजन नहीं कर सकते हैं। ठीक, 6 दिन के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं, 6 दिन की पूर्व सूचना के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अब क्या है, आराम से प्रश्न पूछिए, पूरक प्रश्न पूछिए, प्रश्न का अगर जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर प्रश्न पूछिए, ऐसी आपको अनुमति भी मिल गई। तो ये आपको सुधार इम्पोर्टेंट है। भारतीय सचिव की परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ये भी बात इम्पोर्टेंट है, प्रथम बार। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, यहाँ पे क्या हम बोले हैं, आपको मिंटो जो गवर्नर जनरल बोले हैं प्रथम 19 के समय, तो ये प्रथम नहीं थे, द्वितीय थे, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको भारत सरकार अधिनियम 1919, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे इसको लाने की घोषणा कब की गई थी, 20 अगस्त 1917 को की गई थी। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मांटेंगो ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की थी। यह सुधार क्यों आया था, युद्ध चल रहे थे, द्वितीय युद्ध, तो उसकी आवश्यकता अनुसार, ताकि भारतीय सहयोग कर सके। उसके बाद होम रूल आंदोलन चल रहा था, उसको खत्म करना मेन उद्देश्य था इस सबका। तो आपको 20 अगस्त 1917 याद रखिएगा को तत्कालिक भारतीय सचिव जो थे मांटेंगो, उन्होंने घोषणा किया कि क्या होगा, प्रशासनिक प्रस्तावित सुधार की घोषणा की। इसमें कुछ बात है, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, सीधे आते हैं। 1917 को प्रस्ताव के बाद मांटेंगो भारत आए और यहाँ के गवर्नर जनरल से मिले चेम्सफोर्ड से, तो अन्य नेताओं से भी शिमला में वार्ता किया। उक्त विचार जुलाई 1918 ईस्वी को मांटेंगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक, और इसी
आधार पर विधेयक प्रस्तुत किया गया जो इतना ईस्वी को पारित हो गया। मतलब संसद में 1918 को प्रस्तावित किया गया था और 1919 को पारित हो गया। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम? इस नाम भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। 17 में घोषणा की गई थी, 18 में प्रस्ताव रखा गया था, 19 में पारित हो गया था। ठीक है, इसको मेंटेगो चेम्सफोर्ड मतलब मेंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। जैसे चेम्सफोर्ड कौन था, मेंटेगो कौन था, आपको बता भी किए हैं। ठीक, मेंटेगो जो थे भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर जनरल थे। आगे आते हैं, इसमें क्या क्या बात की गई थी। तो इसमें बात किया गया कि भारत सचिव तथा उसके विभाग पर होने वाले खर्च भारत के राजस्व से वसूला जाता था। और अब तक जब भारत सचिव जो होंगे उनका खर्च ब्रिटिश सरकार देगी, क्योंकि भारत सचिव मंत्री कहाँ होते थे? ब्रिटेन में रहते थे। उनके का सहयोग के लिए कुछ लोग रहता था। तो इन सब का खर्चा ब्रिटेन सरकार देगी, भारत सरकार के कोष से नहीं दिया जाएगा। ये बात इसमें बोला गया था। केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक द्वैध शासन नहीं, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन वाला विधानमंडल लाया गया। एगो राजपरिषद यानी विधानसभा। ठीक है, मतलब लोकसभा राज्यसभा का अवधारणा 1919 का अधिनियम के तहत आया था। ठीक, कितने सदस्य थे कोई आपको आवश्यकता नहीं याद करने का। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करना था। ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। कुछ क्षेत्र किसी और के हाथ में, कुछ क्षेत्र किसी और के हाथ में। 2 क्षेत्र के 2 लोग काम करेंगे, एक ही राज्य पे 2 लोग शासन करेंगे, इसी को द्वैध शासन कहते हैं। भारत में द्वैध शासन का जन्म कर्टियस को माना जाता है, लियोनस कर्टियस को माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जिसका आधार क्या था? सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था दी गई थी। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर रखा गया था। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। ठीक, तब महिलाओं को सबसे पहले किस अधिनियम के तहत अधिकार दिया गया? 1919 के तहत। सामुदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू किया गया। ठीक, पहले क्या थे? मुस्लिम लोगों के लिए सामुदायिक आधार पर निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई थी 1919 में, 1919 का 1909 ईस्वी में। लेकिन अब क्या था? इसको विस्तार करते हुए आपको सिख, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को पारित किया गया। याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। प्रांत में जो द्वैध शासन लागू किए गए थे उसके लिए 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। सभी विषयों को, जितने भी विषय क्षेत्र में राज्य सरकार काम करते थे उसको 2 वर्ग में विभाजित कर दिया गया था। एक आरक्षित था और दूसरा क्या था? हस्तांतरित विषय था। ठीक, आरक्षित विषय जो थे उसमें गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, उसके सहयोगी जो लोग थे वही लोग काम करेंगे। और हस्तांतरित विषय जो था उस पर प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा किया जाएगा। ये बात थी। ठीक, अब ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको 1835 के अधिनियम के तहत खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम मतलब व्यवस्था लाई गई। इस अधिनियम की कुछ और विशेषता भी है, उसको हम देखते हैं। इसी 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसके बाद आपको 1926 ईस्वी में ली आयोग जो आपको 23-24 में बना था कि सिफारिश पर सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, तो इस अधिनियम में क्या बोला गया था? लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए एक ली आयोग बना और 26 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होगा। पहली बार आपको 1922 ईस्वी में ही इलाहाबाद और लंदन में एक साथ सिविल सेवा का परीक्षा हुआ था। इसके पहले अगर आपको सिविल सेवा का एग्जाम देना है तो आप लंदन जाकर एग्जाम दीजिएगा, लेकिन अब भारत में भी रह के आप सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते हैं इलाहाबाद में। ठीक, इसके साथ साथ इस अधिनियम में ही पहली बार आपको 1919 का अधिनियम में ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, इतना बात हुआ था। अब 35 में आते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के लिए तैयार किया गया संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम है। ठीक है, मतलब जितने भी प्रस्ताव तैयार किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह अंतिम प्रस्ताव होगा। यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल था। इसमें 10 अनुसूचियाँ थी और 321 धाराएं थे और 14 भाग थे। याद करना है तो कर सकते हैं, ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, समानक बहुत कम है।
याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा नंबर आएगा आपका। 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था, ये बात याद रखिए। इसके प्रस्तावना आपको 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना के साथ ही से जोड़ दिया गया था, वहीं से प्रस्तावना ले लिया गया था। इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था। ठीक, 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक परिस्थिति में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात क्या किया जाएगा, मतलब 1919 का अधिनियम आया, उसके बाद बोला गया कि 10 वर्ष पर हम लोग क्या करेंगे, अधिनियम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद में आपको रिपोर्ट देंगे। तो 10 वर्ष 1929 में होता, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे ब्रिटेन में सरकार बदलने वाले थे, वहाँ के प्रधानमंत्री को लग गया कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, इस मतलब समीक्षा आयोग को पहले ही भेज दिया, जिसको हम लोग साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। यह साइमन आयोग भारत आया, विरोध हुआ, कुछ कारण थे, उसको यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो डिस्कशन करेंगे। तो 10 वर्ष पर अधिनियम की समीक्षा की बात की गई थी। समीक्षा के लिए आपको साइमन आयोग बना, साइमन आयोग आया। ठीक, उसके बाद आपको सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। ठीक, इसी समय साइमन आयोग से संतुष्ट नहीं थे ये लोग, तो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, नेहरू रिपोर्ट, जिसको तैयार मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई, सर्वदलीय बैठक में किया गया था। ठीक, तो 1835 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उस पर किसका प्रभाव था, साइमन आयोग की रिपोर्ट का, तीनों गोलमेन सम्मेलन का और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र का। ये तीनों का प्रभाव आपको था ब्रिटिश शासन में। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव नहीं था, तो आपको भारतीय नेताओं को तैयार किया गया था ना नेहरू रिपोर्ट, तो इसलिए उसका प्रभाव नहीं था। आपको 1835 ईस्वी के अधिनियम पर साइमन आयोग का रिपोर्ट, तीनों गोलमेन सम्मेलन का रिपोर्ट, अंग्रेजी शासन का द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये तीनों का प्रभाव 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम पर था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी इसके तहत, जिसमें ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट नेतृत्व में थे वो 6 चीफ कमिश्नर थी वो सब, और देशी रियासत को मिलाकर एक क्या बनाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। ठीक, जिसको क्या कहा जाएगा, अखिल भारतीय संघ, जिसको क्या कहा जाएगा, अखिल भारतीय संघ, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों से, चीफ कमिश्नरियों से और देशी रियासतों से होना था, याद रखिएगा। समस्त ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, मतलब ये लोग बाहर नहीं रह सकते हैं, परंतु देशी रियासतों के लिए उनकी इच्छा पर निर्भर थी। संघ का निर्माण कंडीशन रखा गया कि संघ का निर्माण तभी होगा जब देश के आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली देशी रियासतें संघ शामिल हो जाए, लेकिन देशी रियासतों की निर्धारित संख्या ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, स्वीकार नहीं किया। इसीलिए यह अधिनियम जो था, मतलब भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का जो सपना था वो चूर चूर हो गया, नहीं बन पाया, अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत क्या किया गया था, आपको केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ साथ कार्य करने के लिए सूची को जितने विषय क्षेत्र थे 3 भाग में बांटा गया था, संघीय सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची। ठीक, याद रखिएगा। और आपको जो अवशिष्ट शक्ति होती है वो अधिकार रखा गया गवर्नर जनरल के पास। किसके पास रखा गया था, वायसराय के पास, मतलब गवर्नर जनरल मतलब वायसराय। अवशिष्ट शक्ति किसके हाथ में था, वायसराय के पास था, ये बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अधिनियम में जो 1835 ईस्वी का अधिनियम था उसके लिए उसमें बोला गया कि अब भारत के लिए क्या होगा, केंद्रीय रिजर्व बैंक बनेगा, जिसके बाद आरबीआई बना 1935 ईस्वी में। ठीक, और इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि दिल्ली में क्या होगा, एक केंद्रीय न्यायालय होगा। इस केंद्रीय न्यायालय में जो न्यायालय बनेगा उसमें आपको 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्य करने लगा, लेकिन इस न्यायालय का अंतिम फैसला आपको ब्रिटिश राजा के हाथ में था, वो इस न्यायालय के निर्णय को बदल सकते हैं। ठीक, इस अधिनियम के सब प्रमुख विशेषता प्रांतीय सत्ता की स्थापना थी, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, अब प्रांतों को कुछ छूट देने की प्रथा लाई गई। प्रांतों में देहरी शासन का अंत बतबी किए हैं, पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा मतलब म्यांमार। कुछ प्रांतों में क्या किया गया, 2 सदन बनाए गए। कुछ प्रांतों में इस अधिनियम के तहत 2 सदन बनाए गए, विधानसभा, विधान परिषद, जिसमें बिहार भी एक थे।
याद रखिएगा इस बात। संघीय न्यायालय जो थे के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी, अतः संघीय न्यायालय का स्वच्छ न होना न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जो न्यायपालिका बनाई गई थी वो स्वच्छ नहीं था, उसके विरुद्ध में अपील की जा सकती है प्रिवी कहाँ पे, प्रिवी कौंसिल में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस अधिनियम की अन्य विशेषता जो थी, स्वच्छता ब्रिटिश संसद के पास ही थी, भारत में कोई स्वच्छता नहीं थे, स्वच्छता जो था ब्रिटिश संसद ही था। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्ति जो विधायी शक्तियाँ थी वो असराय के पास ही रह गई। भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक, इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी विस्तार किया गया इस अधिनियम के तहत। दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक इसका विस्तार कर दिया गया। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया था, लगभग 10% जनसंख्या को मत दे दिया गया था। मताधिकार का व्यवस्था करने का अधिकार दे दिया गया था, मतलब मताधिकार दे दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो था भारत में ब्रिटिश संविधान का संवैधानिक विस्तार नामक चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाए हैं। आशा करते हैं कि ये जो था आप लोग को याद करने में और एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।